What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 10 of the GNG 2.0 for class 11th guys. आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं और आपका बिजनेस स्टडीज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसके बाद क्या 3 चैप्टर बचते हैं छोटे छोटे और आपका बिजनेस स्टडीज समाप्त है। तो आइए जल्दी से अटेंडेंस लगाएंगे, शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चैप्टर का क्या नाम है? एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा ये सीबीएसई जो है ना, ये बार बार नाम बदलता रहता है, कंटेंट भी थोड़ा बहुत चेंज किया है, बाकी ज्यादा नहीं है, बट है बड़ा आसान सा चैप्टर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एमएसएमई को समझते हैं। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, या फिर उससे थोड़े बड़े लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, या उससे थोड़े बड़े लेवल पे, मीडियम लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ये लोग हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये लोग हमारे एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये लोग हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश में भाई। लार्ज स्केल बिजनेस तो कम ही है, ज्यादातर हमारे देश में जो बिजनेसेस हैं वो माइक्रो स्मॉल या मीडियम ही है बच्चों। तो देखो बोल रहा है दीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एक्ट्स एज अ वाइटल लिंक इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब इसके अंदर एक ये बात ध्यान रखना कि जीडीपी में 29.7%, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और 49.66% इन एक्सपोर्ट्स। सही है। अब देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है जो सरकार ने यूज करी है, इनको डिफाइन करने के लिए इनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में और टर्नओवर के बेसिस पे इनको डिफाइन करा गया है कि भाई किसको माइक्रो बोलूं, किसको स्मॉल बोलूं, किसको मीडियम बोलूं, इसको कैसे डिफाइन करा गया है। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आप माइक्रो हो, राइट। उसके बाद अगर आप 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 50 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर नहीं जा रहा, तो आप मीडियम हो, सॉरी स्मॉल हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा, तो फिर आप मीडियम एंटरप्राइज हो। ठीक है, टर्नओवर का क्या मतलब होता है? टर्नओवर का मतलब होता है आपकी सेल कितनी है। ठीक है, तो माइक्रो बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को या मीडियम बिजनेस को सेल के बेसिस पे और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिफाइन करा गया है। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि माइक्रो एंटरप्राइजेस परसेंटेज शेयर ऑफ एमएसएमईज इन माइक्रो एंटरप्राइजेस 99.4 है, स्मॉल 0.52% है और मीडियम तो बहुत ही कम है। तो ज्यादातर एंटरप्राइजेस इस कैटेगरी में आ जाती हैं एमएसएमईज में। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एमएसएमई का क्या क्या रोल है ना, एमएसएमई कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि हमारे देश में ज्यादातर बिजनेसेस तो एमएसएमई ही हैं, माइक्रो मीडियम या स्मॉल ही हैं, जिसमें माइक्रो ही है ज्यादातर, राइट। तो सबसे पहले तो ये हमें बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब देखो एक ऐसा रीजन जहां पे खूब बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, खूब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, राइट। अब तुम सोचो जहां पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी उस रीजन का डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन जिस रीजन में वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होंगी उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो उसका डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं एमएसएमईज। भाई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस तो हैं, छोटी छोटी चीजें तो हैं, तो ये मदद कर देती हैं उस रीजन का डेवलपमेंट करने में। तो बैलेंस डेवलपमेंट होता रहता है देश में। उसके बाद क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी में एम्प्लॉयड है, तो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर पोस्ट एग्रीकल्चर या आफ्टर एग्रीकल्चर इज एमएसएमई। एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई ही है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोगों को काम देता है। ठीक हो गया, ये भी बढ़िया हो गया सर, ये तो मस्त बात हो गई। और क्या, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। उसके बाद बच्चों बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन का मतलब जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, खाने पीने का सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, स्टेशनरी, सोप, डिटर्जेंट, बर्तन, लेदर, प्लास्टिक। तो इसका मतलब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में बन रहे हैं एमएसएमई हमें बना के भी देते हैं। उसके बाद बच्चों, इसके बाद बोल रहा है एमएसएमई जो है, जो सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं
वो सिंपल टेक्नोलॉजीज से बनाते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी बहुत सिंपल है, और लोकल लोगों को बहुत काम मिलता है, डिपेंड मेनली ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। सही है, तो कहीं भी सेटअप करी जा सकती हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप माइक्रो लेवल पे शुरू करो ना, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद क्या आ रहा है, MSME ऑल्सो एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चा, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये लोकली टैलेंट यूज करते हैं, लोकल रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो बहुत खर्चा नहीं आता। अगर आपको शुरू करना हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद स्मॉल साइज की वजह से डिसीजंस भी बहुत क्विक हो जाते हैं। तो लोगों के लिए बच्चों ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज है, इसीलिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है, राइट। इसके बाद आता है इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इनको एक ही प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम की वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। वो एक प्रॉब्लम कौन सी है? पैसे की समस्या, फाइनेंस। फाइनेंस नहीं है भाई, पैसे की कमी है। छोटे स्केल पे काम करते हैं तो पैसा भी लिमिटेड है, तो सबसे छोटी जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस की है। उसके बाद रॉ मटेरियल। भाई जब पैसा नहीं है तो रॉ मटेरियल भी नहीं आता आसानी से, वो भी महंगा ही मिलता है, वो अवेलेबल नहीं होता, आपके पास पैसा नहीं होता, फंड नहीं होता, तो आप ला नहीं पाते, तो अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिलता। अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं मिलती। भाई मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए, MBAs चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए, या मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, लेकिन वो सब मुफ्त में थोड़ी आएंगे, बहुत पैसे चार्ज करते हैं, तो वो भी नहीं है इनके पास। इसके बाद मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग वाले हायर नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते, सब कुछ खुद करने का प्रयास करते हैं, तो वो ठीक से मार्केटिंग भी नहीं होती, इसकी प्रॉब्लम। उसके बाद गुड क्वालिटी नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमेशा कॉस्ट कटिंग पे रहते हैं कि कहां से खर्चा कम से कम हो, तो गुड क्वालिटी नहीं बनती। उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होती सही से। कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं होती, इसका मतलब क्या है? मार्केटिंग करनी नहीं आती, डिमांड के अनुसार कुछ कर नहीं पाते, तो जो इनका पोटेंशियल है वहां तक प्रोडक्शन नहीं कर पाते। ग्लोबल कंपटीशन इनको फेस करना पड़ता है ना, बहुत सारा इनको ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो कई बार ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बंद हो जाते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है सर, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, पहले तो ये बताओ। आजकल शार्क टैंक पे भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, सर ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बच्चों देखो, जब भी आप कुछ नई चीज बनाओगे, आपने कोई आइडिया देखा कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं, वहां से मैं एक बिजनेस बना सकता हूं। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करा, और वो बिजनेस जो है आपका खूब अच्छे तरीके से चल रहा है ना। तो वो आइडिया को जब बिजनेस में कन्वर्ट करा, वहां से पैसा बना, तो ये आपने एंटरप्रेन्योरशिप करी। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, कुछ नया बिल्ड करता है, कोई धंधा बनाता है, राइट। उसी को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एक बिजनेसमैन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। बिजनेसमैन का काम क्या है? बाय करा, सेल कर दिया, अपना मार्जिन घर रख लिया। आप देखो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, आप वाटरमेलन 20 रुपए का लेके आए, 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, 25 में बेच दिया। आप एक बिजनेसमैन हो, आपने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? 20 रुपए का वाटरमेलन लाएगा, उससे 4 ग्लास जूस के निकालेगा, और 20-20 रुपए का एक ग्लास बेचेगा, तो 20 के 80 बना लिए, 60 का प्रॉफिट हो गया, और बिजनेसमैन को 5 का प्रॉफिट हो रहा था। एंटरप्रेन्योर ने अपॉर्चुनिटी देखी, वहां से क्रिएटिव हुआ, कुछ इनोवेटिव करा। ये बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में फर्क होता है, समझे बच्चों? तो देखो क्या बोल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस, अपना बिजनेस सेटअप करना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बी इट एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। ठीक है, वो प्रोफेशन में नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है। जो पर्सन सेटअप करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और जो बिजनेस बन के आएगा उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होगी, यानी कि एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सिस्टम के साथ चलेगी, ये नहीं कहीं भी कुछ भी हो रहा है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चलता है। लॉफुल और पर्पसफुल होगा, कानून के तहत होगा, पर्पस के तहत होगा। उसके बाद इनोवेशन इसके अंदर होगा। इनोवेशन का मतलब जैसे मैंने बताया ना, वाटरमेलन ना बेच के वाटरमेलन जूस बना के बेचा। उसके बाद प्रोडक्शन होगा इसके अंदर, प्रॉपर्ली गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। रिस्क होगा बच्चों, पता नहीं भाई चीजें बिकती है नहीं बिकती है, रिस्क तो हर बिजनेस में होगा ही होगा, रिस्क होगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सर पहले तो ये बताओ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा जैसे मेरी ये वीडियो है, इसमें मेरा अधिकार है, ये मैंने बनाया है, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर कोई और इस वीडियो को कहीं और यूज करता है तो मैं उसको कॉपीराइट दे सकता हूं,
है ना। तो मेरी वीडियो कोई कॉपी ना करे, मेरे पास ये अधिकार है, ये मेरा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपने अपने माइंड से बनाई है, आपने अपनी क्रिएटिविटी से बनाई है, आपने अपने नॉलेज से बनाई है, आपने कोई किताब लिखी है, आपने कोई गाना लिखा है, आपका कुछ भी ऐसा है, आपने कोई डिजाइन बनाया है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो सरकार हमें अधिकार देती है कि हम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं और उसको बस हम ही यूज कर सकते हैं। तो उस अधिकार को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कई फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे रिटन मटेरियल, वीडियोस वगैरह के लिए कॉपीराइट हो गया, सिंबल्स के लिए ट्रेडमार्क हो गया, जैसे डिजाइन होता है नाइकी का लोगो मैं नहीं यूज कर सकता, नाइकी यूज कर सकता है, उनका ट्रेडमार्क है। आप कोई इन्वेंशन करते हो, कुछ इस तरीके की चीज करते हो, तो उस पर पेटेंट होता है, रिटन मटेरियल पे कॉपीराइट्स होते हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं बच्चों। तो देखो क्या बोल रहा है, ओवर द पास्ट 2 decades इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव ग्रोन टू अ स्टैच्योर वेयर इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। इट इज एवरीवेयर, हर जगह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, म्यूजिक पे, टेक्नोलॉजी पे, डिजाइन पे, लोगो पे, है ना। द लीगल राइट्स ऑन सच प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक हो गया बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि भैया आपका जो भी इनोवेशन है, आपका जो भी मेहनत लगी है, उसका रिवॉर्ड आप ही को मिले, आपकी मेहनत कोई और यूज ना कर ले, है ना। देखो बोल रहा है इट एनकरेजेस क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन, है ना। आपका जो इन्वेंटर है उसको ही इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसी को उसका पूरा का पूरा जो भी रिटर्न है, जो भी बेनिफिट है वो दिया जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकती हैं बच्चों? मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स तो दे दिए, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है जो किसी जगह से फेमस होता है, जैसे असम की चाय, नागपुर के ऑरेंजेस, बनारस की साड़ी, बनारस के झुमके, है ना, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। पेटेंट बता दिया, डिजाइन्स, किसी भी चीज का कोई डिजाइन बना है। प्लांट वैरायटी, कोई नया प्लांट आपने ग्रो करा है। और सेमीकंडक्टर सर्किट्स, जो चिप्स में चलता है, जो माइक्रो चिप्स होती है ना, उनमें चलता है। बढ़िया सर। कॉपीराइट क्या है बच्चों? राइट टू नॉट कॉपी। आप मेरी वीडियो कॉपी नहीं कर सकते, आप मेरी किताब कॉपी नहीं कर सकते, आप मेरा मटेरियल कॉपी नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूंगा तो आपसे खूब सारे पैसे क्लेम कर लूंगा अगर आप पकड़े गए। ठीक है, इट इज अ राइट कन्फर्ड अपॉन द क्रिएटर ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्रिएटर टू प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड यूज। आप मेरे कंटेंट को मेरे से बिना पूछे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों कॉपीराइट में क्या क्या आता है, ये तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आएगा। डन। अब आ जाओ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मैंने आपको बता दिया, एक लोगो के लिए, एक साइन के लिए आप कर सकते हो। इट इज एनी वर्ड, एनी नेम, एनी सिंबल एंड लेट अस आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल ने जो गुड्स बनाए हैं वो अपने नाम से उसको ट्रेडमार्क करा सकता है। इट ऑल्सो लेट अस डिफरेंशिएट द गुड्स ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अनदर। एक कंपनी का सामान दूसरी कंपनी से कैसे अलग है ना, ये भी इजी हो जाता है। ट्रेडमार्क में भी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से हैं भाई? वर्ड्स हो गए, कलर्स हो गए, लेबल हो गए, लोगो हो गए, ये तो है कन्वेंशनल, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है? आजकल क्या है बच्चों? कौन फोन कर रहा है भाई? एक तो लोग फोन बहुत करते हैं। देखो नॉन कन्वेंशनल बच्चों कौन कौन से होते हैं? यहां पे बोल रहा है अंडर दिस कैटेगरी दोज मार्क्स आर कंसिडर्ड विच वर नॉट कंसिडर्ड डिस्टिंक्टिव प्रीवियसली। बोल रहा है कि जो पहले नहीं होते थे लेकिन अब धीरे धीरे आने लगे हैं, जैसे साउंड मार्क, डायनामिक मार्क, कुछ भी लेटेस्ट इन्वेंशंस होता है ना, तो उनके जब हम ट्रेडमार्क करा रहे हैं आजकल तो वो नॉन कन्वेंशनल में आ जाते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बच्चों ये मैंने आपको बता दी, कोई भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, कोई भी ऐसी चीजें है ना जो किसी जगह से किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, देखो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। राइट, वर्ली की पेंटिंग, दार्जिलिंग की चाय, कंगड़ा पेंटिंग, नागपुर के ऑरेंज, बनारस के झुमके, कश्मीर की पश्मीना, ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में आ जाता है। ठीक है, बढ़िया। पेटेंट क्या है बच्चों? पेटेंट इन्वेंशंस के लिए होता है। आपने कुछ नया इन्वेंट करा, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी निकाली, आपने कुछ भी ऐसा बनाया जो अभी तक देखने को नहीं मिलता था, उस पे पेटेंट आपको मिलेगा। अ पेटेंट इज अ टाइप ऑफ आईपीआर which protects the scientific inventions which shows technical advancement over already known products।
ठीक है, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट which provides the right to exclude all others and prevent them for making, using and offering for sale, selling or importing the invention. आपका इन्वेंशन आप ही के पास रहेगा, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, उसका यूज नहीं कर सकता. डिजाइन किसके लिए होंगे बेटा? डिजाइन तो आप जानते ही हो, किसी शेप के लिए, पैटर्न के लिए, अरेंजमेंट के लिए. जैसे ये डिजाइन हमने बना दिया तो वो डिजाइन भी मैं अपने नाम पे करा सकता हूं अगर वो मेरा है. इट इज अ प्रोटेक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स. ठीक है, जो वैलिड टर्म होता है वो 10 साल का होता है, जिसको आप फर्दर 5 साल के लिए रिन्यू भी करा सकते हो. ठीक है, सब में ही लगभग 10 साल का होता है, सब में फिर रिन्यू कराना पड़ता है. प्लांट वेराइटी, कोई नया प्लांट आपने डेवलप कर दिया, जैसे हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोज, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप कुछ भी ऐसा डेवलप करोगे, आप बनाओगे तो वो आपके नाम से ही चलेगा, आप ही बेच सकते हो, कोई और उसको नहीं कर पाएगा. प्लांट वेराइटी इज एसेंशियली ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर बोटैनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. It is a type of variety which is bred and developed by farmers. It helps in conserving. आप उनको रख सकते हो, improve कर सकते हो और जितना चाहो उतना अवेलेबल करा सकते हो. यानी आपने कोई नई प्लांट वैरायटी डेवलप करी है तो आप ही को अधिकार है उसको सेल करने का, है ना. परफेक्ट. उसके बाद सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा? जो कंप्यूटर पीसी वगैरह में चिप्स होती है ना, ये देखो इस तरीके की आप देख पा रहे हो, रिमोट में लगी होती है, रिमोट चलते हैं उससे, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी. सेमीकंडक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर चिप. Any product that contain transistor and circuit elements or formed on semiconductor material, उसको हम semiconductor material के अंदर क्या बोल देते हैं कि भैया ये हम semiconductor integrated circuits हैं. तो वो डिजाइन, वो सेमीकंडक्टर, वो भी आप अपने नाम से IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसमें ले सकते हो. ठीक है, अगर आपने बनाया. बस ये बच्चों तुमको पता होना चाहिए. MSME की डेफिनेशन, MSME का रोल, MSME का इंपॉर्टेंस, MSME की प्रॉब्लम्स, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, कितने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. छोटा सा चैप्टर है, बड़ा आसानी से हो गया होगा. कोई दिक्कत आती है जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग.